फाइनेंस सेगमेंट आज हम आपके लिए लेकर आए हैं, जहां हर आम इंसान के घरों तक हम आज पहुंचने वाले हैं और किस तरह से आप फाइनेंशियली स्मार्ट बन सकते हैं। आइए इस चर्चा के बारे में आज हम शुरुआत करेंगे, जानेंगे। हमारे स्टूडियो में खास मेहमान जुड़े हैं, मिलकर स्वागत कर लेते हैं बिना किसी देरी के। श्री राजेश भौमिक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप चीफ जनरल मैनेजर हैं पंजाब नेशनल बैंक से। सर धन्यवाद। सभी दूरदर्शन के दर्शकों को मेरा सुप्रभात एंड दूरदर्शन का धन्यवाद कि हमें इस फिनेंशियल इम्पोर्टेंट टॉपिक पर डिस्कशन करने का मौका दिया। जी भौमिक जी, आपका शुक्रिया, आपने समय निकाला हमसे, हमारे दर्शकों से बात करने के लिए। और ये बेहद अहम मुद्दा है अंशु, निश्चित तौर पर ये हम इसके बारे में जितनी जानकारी इकट्ठी करें, जितना पढ़ें, फिर भी हमें एक्सपर्ट की और भौमिक सर जैसे एक व्यक्ति जिनके पास एक दशकों का अनुभव है, उनकी जरूरत है। तो सर शुरुआत करेंगे, अगर हम बात करें फाइनेंशियली स्मार्ट एक व्यक्ति के, आम इंसान की बनने की, कि एक आम इंसान फाइनेंशियली स्मार्ट किस तरह से बन सकता है, तो कौन सी वो फाइनेंशियल हैबिट्स हैं जो एक आम इंसान को अपने जीवन में अपनानी चाहिए? देखिए, मूलतः फिनेंशियल स्मार्ट का मतलब होता है कि हर व्यक्ति हर परिस्थिति में एक फिनेंशियल डिसीजन ले सके, उसे ही हम स्मार्ट फाइनेंशियल बताते हैं। स्टूडेंट हो, चाहे वो नौकरी करते हो, व्यवसायी हो, महिलाएं हो, बड़े उद्यमी हो, किसी भी क्षेत्र के हो, सभी की अपनी अपनी फिनेंशियल आवश्यकताएं अलग अलग होती हैं। आज के डेट में बैंक मात्र लेन देन का ही साधन नहीं रहा है। बैंक में हर वर्ग के लिए अलग अलग फिनेंशियल प्रोडक्ट की उपलब्ध स्थिति है कि हमारे हर वर्ग के लिए, चाहे वो स्टूडेंट के लिए स्टूडेंट लोन देते हैं, जब वो नौकरी करते हैं तो उनके लिए एक सैलरी अकाउंट की ज़रूरत होती है, उसको एजुकेशन लोन की ज़रूरत होती है, नौकरी के बाद घर की ज़रूरत होती है, छोटे व्यवसायों के लिए ऋण की सुविधाएँ हैं, महिलाओं के लिए स्पेशली जिन्हें हम बताएं कि गांव के महिलाओं के लिए जो एसएचजी से जुड़ी हुई हैं, उनके लिए ऋण प्रदान करना, ये बैंक अलग अलग कार्यक्रम कर रहे हैं। अभी आपने बताया कि फिनेंशियल स्मार्ट के लिए तो सबसे प्रथम है कि एक फिनेंशियल स्मार्ट बनने के लिए एक जो बचत की एक जो आदत होती है, अगर हर आदमी अपने इनकम के हिसाब से एक अपना बजट बनाए और खर्चा करने से पहले अगर वो सेविंग्स के बारे में सोचे तो वो एक फिनेंशियली स्मार्ट बन सकता है। जी सर, आपने सेविंग की बात करी, यहीं से मेरे जहन में एक सवाल आता है, क्योंकि हम फाइनेंस के सेगमेंट करते हैं तो यहीं से इन्वेस्टमेंट भी एक टर्म निकलता है। जी। तो सर, इन्वेस्टमेंट और सेविंग, कुछ लोग सोचते हैं कि हम सेविंग कर रहे हैं तो हमारी वो इन्वेस्टमेंट भी हो रही है, कुछ लोग ऐसा सोचते हैं। किस तरह से आप इसको देखते हैं सर, कि इन्वेस्टमेंट करना कितना ज़रूरी हो जाता है एक दैनिक जीवन में, उस बारे में बताएं। देखिए, सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट में थोड़ा अंतर है। हर आदमी को अपनी आवश्यकताओं के अनुसार, अपनी ज़रूरतों के हिसाब से फिनेंशियल प्लानिंग करनी चाहिए। और सर्वप्रथम जो एक इमरजेंसी फंड हम लोग बोलते हैं कि जो कि अचानक से ज़रूरत होती है, उसके लिए सेविंग्स की ज़रूरत होती है कि अचानक से उसकी लिक्विडिटी हम लोग बोलते हैं कि जिसमें बैंक में आप सेविंग्स या आरडी या फिक्स डिपॉजिट में पैसे रखते हैं कि अचानक आपकी ज़रूरत होने से आप उसका उपयोग इमरजेंसी फंड में कर सकते हैं। जहाँ इन्वेस्टमेंट की बात है तो ऑलवेज इन्वेस्टमेंट जो जुड़ा रहता है वो लॉन्ग टर्म से जुड़ा रहता है जी। और यहाँ पर हर लोगों को एक धैर्य की ज़रूरत होती है। आपको समय और धैर्य इन्वेस्टमेंट का सबसे बड़ा है कि पूंजी आप तभी बना सकते हैं जब आप उसमें समय देंगे और धैर्य रखेंगे। जी भौमिक जी, ऑब्वियसली आपने धैर्य की बात की और अंशु, हम अक्सर इस बारे में जिक्र करते हैं क्योंकि जैसे इन्वेस्टमेंट और सेविंग्स की जो बात हो रही है, ये हर व्यक्ति की आय, उसकी इनकम पर निर्भर करता है कि कितनी वो इन्वेस्टमेंट कर सकता है और क्या उसका जो धैर्य है, उसका पेशेंस है, उस पर भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा, क्योंकि उसको तो बेताबी रहेगी कि मैंने जो इन्वेस्ट किया उसका जल्दी से मुझे रिवॉर्ड मिल जाए। लेकिन फाइनेंशियल लिटरेसी में उसको हम किस तरह से अपने दर्शकों तक, अपने इन्वेस्टर्स तक हम कैसे पहुँचाते हैं जब वो बैंक्स के साथ ताल्लुक में आते हैं, उनके साथ जब बैंक्स में कनेक्ट करते हैं? देखिए, ये डिपेंड नहीं करता कि आप क्या इनकम करते हैं। सभी इनकम के हिसाब से आपकी बजट और इन्वेस्टमेंट बनती है। आप छोटे से छोटे रकम को भी आप इन्वेस्टमेंट के रूप में लॉन्ग टर्म में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। और जो इन्वेस्टमेंट में सबसे अच्छा होता है कि चक्रवृद्धि ब्याज, जिसे हम कंपाउंडिंग इंटरेस्ट बोलते हैं, उसके लिए उसकी सबसे ब्यूटी यही है कि अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए आप उसको इन्वेस्ट करते हैं तो चक्रवृद्धि ब्याज की आपको महत्व मालूम चलती है कि क्या होती है। अभी जैसे हमारे बैंक में पंजाब नेशनल बैंक की बात करें तो हमारे पंजाब नेशनल बैंक में एक स्पेशल स्कीम है जिसमें हम लोग 3-1 स्कीम बोलते हैं, जिसमें हम लोग सेविंग्स अकाउंट के साथ साथ
उसके डीमेट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट भी देते हैं। आप डीमेट अकाउंट के थ्रू से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, और आपको मालूम होना चाहिए कि म्यूचुअल फंड में स्मॉल अमाउंट 500 तक की आप SIP कर सकते हैं, जो महीने महीने आपके बचत खाता से कट के वो ग्रेजुअली जमा हो जाएगी। और आप लोग, हम दर्शकों से ये बोलना चाहते हैं कि जब भी आप इन्वेस्टमेंट कीजिए तो कुछ बातों का जरूर ध्यान रखिए। जैसे जब जहाँ भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो SEBI या RBI से रजिस्टर्ड हो, सही सलाह लें, लॉन्ग टर्म में अपनी पोर्टफोलियो, अपनी जो जोखिम लेने की क्षमता होती है उस हिसाब से आप इन्वेस्टमेंट कीजिए। तो ये फर्क नहीं पड़ता है कि आप छोटे अमाउंट इन्वेस्ट कर रहे हैं या बड़े इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो जिस हिसाब से आपकी जो फाइनेंशियल प्लानिंग होगी आप लॉन्ग टर्म की, उसके हिसाब से आप अपनी पोर्टफोलियो बनाइए। जी, ये बहुत अच्छी बात आपने बताई सर कि RBI से रजिस्टर्ड हो ऐसी ही जगहों पर हमें हमेशा ध्यान रखकर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। सर, ऐसे ही कुछ रजिस्टर्ड फर्म्स जैसे आपने बताया, लेकिन कुछ लोग इन बातों को भूल जाते हैं और आजकल डिजिटल फ्रॉड्स के चक्कर में आ जाते हैं, और OTP का खेल इसमें बहुत भयानक है सर। तो क्या, कैसे दर्शकों को इसके लिए आप सावधान और सतर्क करना चाहेंगे? देखिए, आपको ये जानकर बहुत खुशी होगी। आपको मालूम है कि भारत ये डिजिटल जर्नी में बहुत आगे बढ़ चुका है, और मुझे लगता है कि विश्व में पहला ऐसा देश है जो इतनी तरक्की कर चुका है, और UPI की रिवोल्यूशंस को आपने देख चुके हैं। तो जैसे डिजिटल बनती है, इसके साथ साथ ये फ्रॉड जो हो रही है, साइबर फ्रॉड हो रही है, इसमें भी वृद्धि आई है। लोगों को कुछ खास बातें हैं जिसे हमेशा ध्यान रखना चाहिए, जो कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भी काफ़ी जो फिनेंशियल अवेयरनेस जो एडवर्टीजमेंट करते हैं अवेयरनेस के लिए, हमारे पंजाब नेशनल बैंक भी, हम लोग भी फिनेंशियल अवेयरनेस के लिए हमेशा कैंपेन करते हैं, लोगों तक पहुंचते हैं। इसमें है कि OTP या पिन नंबर हो या CVV नंबर होता है, आप देखेंगे कार्ड के पीछे में CVV नंबर होता है, या कोई भी पासवर्ड हो या कोई भी जानकारी हो, वो कभी भी शेयर किसी से नहीं करनी चाहिए। ये तो सबसे मूल बात है। इसका अगर आप ध्यान रख ले तो आप समझिए कि आप साइबर जो क्राइम है इससे कम्प्लीटली बच सकते हैं। इसके साथ साथ जहाँ है कि लिंक में क्लिक करना, जो अनजाने लिंक पे आप कभी क्लिक नहीं करें। जब भी कोई बैंक की आप ऐप डाउनलोड कर रहे हैं या उनकी इंटरनेट बैंक की यूज़ कर रहे हैं, तो जो बैंक के ऑथराइज जो साइट है वहाँ से आप अपलोड करें। इन सारी बातों पर ध्यान रखें तो हमें लगता है कि आप बच सकते हैं। और आपने जब बताया कि अगर यदि OTP अगर कोई शेयर कर ले, अगर फ्रॉड हो जाए, बिल्कुल सर, क्योंकि कोशिश तो हर कोई ये करता है कि उसके साथ में ऐसा ना हो, बट बात ये है, हम अपने दर्शकों को ये बताएं कि अब अगर OTP उन्होंने दे दिया है, वो उसमें फंस गए हैं, तब क्या करना चाहिए? जी, तो इसमें सर मैडम ये है कि हम लोग इसको बोलते हैं गोल्डन आवर बोलते हैं, कि जो पहला 1 आवर जो होता है इसमें बहुत अहम होता है। तो हम हमेशा जो ग्राहकों को बोलते हैं ये कि आप जो पहले 1 आवर में आप घबराएं नहीं, आप घबराएं नहीं। सबसे पहले है इसमें शर्मिंदगी कुछ लोग महसूस करते हैं और सही जगह पर इसकी शिकायत नहीं करते। देखिए क्या है ना, जो नियम बने हैं, जो भारत में जो कानून बने हैं, वो हमेशा ईमानदार ग्राहकों के लिए बने हैं। तो सर्वप्रथम जो आपको करना चाहिए, ये जो 1930, इसकी आपने हर जगह इसकी आपने देखी होगी कि 1930 में कंप्लेंट करिए, या तो cybercrime.gov.in पर आप शिकायत दर्ज कर सकते हैं। इसके साथ जो बैंक में आप जो आपकी कॉल सेंटर्स में है, आप वहाँ पर आप शिकायत दर्ज करवाइए। इससे क्या होता है ना, इमीडिएटली आपकी जो फर्दर कोई जो डेबिट होगा वो स्टॉप हो जाएगा। साथ साथ इसमें और 2-3 सावधानियाँ बरतनी चाहिए कि जो भी ट्रांजैक्शंस हुए हैं उसका आप रिकॉर्ड रखिए। यदि कोई लिंक पर क्लिक किए उस लिंक को रखिए, क्योंकि जब बड़ी जांच में इसकी सहायता ज़रूरत पड़ती है। और आपके लिए एक अच्छी है कि कस्टमर्स के लिए बता दें कि अगर इसमें आपकी गलती नहीं है, अगर इसमें बैंक की गलती है या किसी और की गलती है, और आप 3 दिनों के अंदर में अगर यदि आप बैंक को रिपोर्ट कर देते हैं या शिकायत दर्ज करते हैं, तो आपकी लायबिलिटी नहीं बनती है, आपकी पूरे पैसे वापस आ जाते हैं। ये जो आपने गोल्डन आवर की जो बात की सर, ये स्पेशली जो फ्रॉड्स की हम बात कर रहे हैं, क्या ये 60 मिनट्स का ड्यूरेशन एक कैलकुलेटिवली हमने सोचा है, या हम ये सोच रहे हैं कि जिसने भी फ्रॉड करना चाहा होगा, चाहे वो ऑनलाइन तरीके से हमारे पैसों के साथ छेड़छाड़ कर रहा है या वो फिजिकली जाके बैंक में उसको विड्रॉ करना चाह रहा है, उसमें इतना वक्त लगता है। ये गोल्डन आवर यानी कि मान लीजिए मेरे साथ कोई फ्रॉड हुआ और सडनली मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैंने अंशु को पैसे भेजने थे, मैंने किसी अनजान व्यक्ति को भेज दिए, तो मैं इमीडिएटली पैनिक ना करूँ, मैं जो रिपोर्ट करूँ उसमें मेरे पास 1 घंटे का समय है, आप ये बता रहे हैं? नहीं, 1 घंटे का एक टेंटेटिव समय बताया गया है, जो इनिशियल जो आवर होते हैं। जैसे फ्रॉड जो होते हैं यूजुअली देखा गया है कि जब आपने आपके अकाउंट से पैसे निकल गए, जी,
तो वो इमीडिएटली बहुत सारे अकाउंट में चले जाते हैं। तो जो ये जो हमने जो साइबर क्राइम की जो ये हेल्पलाइन नंबर बताई है, इसमें क्या है, ऑटोमेटिक वो फ्रीज हो जाती है अकाउंट इनिशियल। जैसे कि आपका एक अकाउंट से बहुत सारे अकाउंट में चले गए, फिर उस अकाउंट से फिर अगले अकाउंट में गए, फिर वहाँ से पैसे निकलते। तो ये जो है बाय एआई के माध्यम से, और ये ऑटोमेटिक ये अकाउंट फ्रीज हो जाते हैं, जिससे कि जो फ्रॉडस्टर है उसको पैसा को निकाल नहीं पाते। तो इनिशियल जितनी जल्दी आप इसको रिपोर्ट करेंगे उतने में पैसे की रुक जाने की संभावना ज़्यादा रहती है। एक जो चीज़ मुझे इस प्रोसेस में इंट्रीग कर रही है, विल कम टू दैट लेटर, कि जैसे कोई फ्रॉड मेरे साथ हुआ, क्या बैंक सिस्टम सॉफ्टवेयर लेवल पे या एम्प्लॉय लेवल पे इसको सेंस कर सकता है कि भी ये यूजुअल ट्रांजैक्शन नहीं है इस अकाउंट का, या सडनली मल्टीपल अकाउंट्स में पैसे ट्रांसफर हो रहे हैं और सर्टेन अमाउंट ट्रांसफर हो रहा है, क्या इसका कोई ये सेंस होता है? देखिए, जो इंडिविजुअल की बात करें, क्योंकि इंडिविजुअल यदि आप ओटीपी शेयर कर रहे हैं या कोई क्रेडेंशियल शेयर कर रहे हैं, तो बैंक को ये पता करना मुश्किल हो जाता है कि वो जेन्युइन है या फ्रॉडुलेंट है। बट आप जो दूसरी बात आपने जो कही है, जब मल्टीपल अकाउंट में जाता है या एक अकाउंट में काफ़ी सारी ट्रांजेक्शन्स होती है, तो बैंक में वो सुविधा है कि वो हम लोग ट्रांजेक्शन मॉनिटरिंग करते रहते हैं। अनयूजुअल ट्रांजेक्शन जब भी हम लोग किसी अकाउंट में देखते हैं तो ऑटोमेटिकली वो फ्रीज होता है, एआई के माध्यम से वो अकाउंट फ्रीज हो जाता है। जी सर, अगर हम महिलाओं की बात करें और ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें, उनके सशक्तिकरण की बात करें, तो बैंकिंग के क्षेत्र में फाइनेंशियल इंक्लूजन, इसको बढ़ावा देने के लिए किस तरह से आप देखते हैं? मैडम, फिनेंशियल इंक्लूजन की बात करें तो विगत वर्षों में आपने 10 साल में देखा होगा कि जो प्रधानमंत्री जन धन योजना, उसके अंतर्गत करीब 59 करोड़ अकाउंट खुल चुके हैं। और इसमें सबसे अच्छी बात है कि 58% जो अकाउंट है वो महिलाओं के, और 76% जो अकाउंट है वो रूरल और अर्ध क्षेत्रीय, रूरल और सेमी अर्बन एरियाज में है। बात महिलाओं की है तो महिलाओं के लिए हर बैंक में, और हमारे खास पंजाब नेशनल बैंक में हमारे यहाँ बहुत सारी स्कीम है जो महिलाओं जो एसएचजी से जुड़ी हुई है। आपने मालूम हुआ कि अभी एसएचजी से काफ़ी महिलाएं जुड़ी हुई है जी। तो उनको बैंकिंग क्षेत्र से जोड़ना और साथ साथ उनको सस्ते दरों पर ऋण उपलब्ध करवाना, ये हमारा हमेशा उद्देश्य रहा है। साथ साथ जो सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स गवर्नमेंट की है, जो पीएमजेजेवाई, पीएमएसबीवाई, एपीवाई की बात आपने सुनी होगी, जहाँ की हमने सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स को इसकी बढ़ावा देने के लिए पीएनबी हमेशा अग्रसर रहा है। बीसी के माध्यम से या डोर स्टेप के माध्यम से हम लोग गाँव-गाँव तक पहुँचकर इन महिलाओं को आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। और हमारी जो डिजिटल के माध्यम से भी हमारी काफ़ी सारी स्कीम्स है जिसमें डिजिटली ऑनबोर्ड करके, क्योंकि डिजिटल के आज के डिजिटल का युग है और डिजिटल आजकल में बहुत सरल हो गया है, सुगम हो गया है और सुरक्षित भी है, तो इस पर उसको लाने की हम लोग बहुत सारी प्रयास करते रहते हैं। जी सर, सीनियर सिटीजन्स की अगर हम बात करें, क्योंकि हम आज का हमारा जो टॉपिक है वो यही है कि हर एज, हर स्टेज में आप फाइनेंशियली स्मार्ट किस तरह से बन सकते हैं। तो महिलाओं की हमने बात करी, हमने युवाओं की बात करी, अब हम अपने बड़े बुजुर्गों को नहीं भूल सकते हैं। तो सीनियर सिटीजन्स के लिए सुरक्षित और सुविधाजनक अगर बैंकिंग के लिए बात करें, कौन से विकल्प उनके लिए उपलब्ध हैं जो आसानी से वो लोग अवेल कर सकते हैं? देखिए, जो ये हमारे जो सीनियर सिटीजन्स है, तो एक आंकड़े के हिसाब से अभी करीब भारत में 15 करोड़ सीनियर सिटीजन्स है और एक अनुमान बताया जाता है कि 2034 तक ये करीब 23 करोड़ हो जाएंगे और 2050 तक ये करीब 34 करोड़ हो जाएंगे। इसका मतलब है जिस हिसाब से डेमोग्राफी चेंज हो रहा है तो भारत देश में हर 5वां आदमी एक सीनियर सिटीजन होगा। और सीनियर सिटीजन, अगर मेरे बैंक की बात करें तो हमेशा ये इम्पॉर्टेंट रहा है, प्रायोरिटी रहा है हमारा कि सीनियर सिटीजन को कैसे हम लोग हैंडल कर सकें, उनको सेवाएं प्रदान कर सकें। सीनियर सिटीजन्स के लिए जो स्पेशल जो एफडी में हम लोग स्पेशल रेट देते हैं, और आपको मालूम होगा एक सुपर सीनियर सिटीजन जो 80 ईयर्स से भी होते हैं उनको और भी अधिक हम लोग ब्याज दर देते हैं उनके फिक्स डिपॉजिट में। साथ साथ सीनियर सिटीजन्स के लिए क्या है, आज के डिजिटल युग में हम लोग ये हमारी हर ब्रांचेज में एक डिजी असिस्ट बोलते हैं हम लोग, जिससे क्या होता है कि डिजिटल ऑनबोर्डिंग के लिए या डिजिटल सुविधाएं के लिए उनको सहायता प्रदान कर सके। क्योंकि सीनियर सिटीजन भी क्यों डिजिटल युग में, इस युग में वो वंचित रहे, तो उनको डिजिटल लर्निंग अवेयरनेस क्रिएट करना, उनको डिजिटल सिक्योरिटी के बारे में बताना और साथ साथ वो कैसे सुगम बैंकिंग कर सकते हैं, सुरक्षित बैंकिंग करते हैं, इसकी जानकारी देते हैं। डोर स्टेप बैंकिंग हमारा बैंक का हमेशा रहा है कि जो सीनियर सिटीजन बैंक ब्रांच में कम आए, पर कभी कभी जो जरूरत कुछ काम ऐसे होती है जिसमें ब्रांच की आने की जरूरत होती है, अदरवाइज हम लोग कोशिश करते हैं कि उनके घर में उनकी सुविधाएं प्रदान किया जाए। सीनियर सिटीजन स्कीम आपके पास मालूम होगा कि हर बैंक में भी है, तो ये सब भी हम लोग उनको प्रदान करते हैं। जी
सर चलते चलते एग्जैक्टली एक युवाओं आखिरी को हमने सवाल। कवर किया, हाँ। बुजुर्गों को कवर किया। मेरा ख्याल है कि देश को फाइनेंशियली स्मार्ट बनाने के लिए जो एक सेंट्रल आइडिया हाँ, एज ए एक सीनियर मूल बैंकर, मंत्र सर चलते चलते गुरु मंत्र क्या फाइनेंशियल है? स्मार्टनेस कैसे आ सकती है पूरे देश की, अगर हम बात करें, भारत की बात करें? देखिए, एक जो हमें लगता है कि हर भारतीय को एक जो बचत की एक आदत डालनी चाहिए। आपके इनकम के हिसाब से आप एक बजट बनाइए और खर्चे से पहले आप सेविंग कीजिए, क्योंकि आप जब सेविंग करते हैं तो आप सिर्फ अपने लिए ही अपनी पूंजी नहीं बनाते हैं, एक देश की प्रगति के लिए एक योगदान प्रदान करते हैं। जी। आज के डेट में डिजिटल अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। आप अवेयर रहिए कि जो भी बैंक में काम हो रही है या जो हमने बताया है कि OTP शेयर नहीं करना है, जो छोटी छोटी बातें हैं, इसमें अवेयरनेस की ज़रूरत है। और जो सोशल मीडिया या बाहर से जो कभी कभी आती है कि शॉर्ट टर्म में आप बहुत पैसे बना लेंगे, तो इनसे बचें, क्योंकि अगर आपको पूंजी बनानी है तो आपके लिए वो पेशेंस की बहुत ज़रूरत होती है, आपको समय देना पड़ता है। तो हमको लगता है कि अगर ये बातें हम लोग सभी मान ले तो हमारे लिए एक फिनेंशियल स्मार्ट इंडिया की सपना देख सकते हैं, और ये बहुत संभव है। ही सुंदर शब्दों से सर आपने इस पूरे सेगमेंट को बांधा है, और बहुत ही शुक्रिया सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आज के कार्यक्रम में आप हमारे साथ जुड़े और हमारे व्यूअर्स को इतनी अच्छी और सतर्कतापूर्ण आपने जानकारी हमें दी। बहुत बहुत शुक्रिया सर। धन्यवाद, थैंक यू।